आपने देखा है कि धर्म की राजनीति कर जिंदगी महाराज का जो है अपमान किया, संविधान को बदलने का, उसे छेड़छाड़ करने का एक मन बना लिया है। राजनीति में धर्म नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत उपस्थित हुए हैं जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में बताना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम समय में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र में से खड़े सभी उम्मीदवारों ने लगभग अपना भरपूर जोर लगाया है और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। यहाँ बड़ी बड़ी चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर छोटी बड़ी पार्टी और या फिर निर्दलीय उम्मीदवार, सभी ने अपना जलवा दिखाया है। नागपुर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा लगभग सभी अधिकृत उम्मीदवार पदयात्रा, रैली, रोड शो और डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगते हुए देखे गए। उनके इस प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में नागपुर के मतदाताओं ने उनकी नीतियों को समझा और उनसे प्रभावित भी हुए। तो चलिए जानते हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महासचिव एवं सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष, साथ ही हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर सर से, आखिर किन मायनों में खास रहेगा लोकसभा चुनाव 2024, सियासत का पद किसे दिलाएगा शपथ, 2024 में मोदी की होगी हैट्रिक या होगा विपक्ष का कमबैक, अब की बार किस मुद्दे पर बनेगी सरकार। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी सर, जैसा कि उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कोरोना के बाद कुछ ऐसी लहर राजनीति पार्टियों की तरफ से आई कि जनता का देखने का नजरिया चेंज हो गया। अगर हम बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अलियांस, उस पर से भी शामिल हो गई है मोदी की गारंटी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। जी, ये चुनाव दरअसल में ये चुनाव है लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होता है। और हमारा देश जो है संविधान से चलता है। संविधान गारंटी देता है लोकतंत्र की। यहाँ हर देश के नागरिक को मूलभूत अधिकार देता है, और जो वोट देने की जो गारंटी है वो मोदी की नहीं है बल्कि इस देश के संविधान की है। तो सबसे पहले संविधान इस देश का जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में रवैया रहा है, उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर होने लगा है कि उन्होंने संविधान को बदलने का, उसे छेड़छाड़ करने का एक मन बना लिया है। ये जाहिरी तौर पर ये बात कहते नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हो रही है देश में, उसको देखकर बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों कि जो हाल ही में घटना हुई है, आप देखेंगे कि देश की जो महामहिम होती है, राष्ट्रपति हैं, वो सबसे ऊंचे पद पे होती हैं। और जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन में जो है प्रधानमंत्री ने जो है उन्हें नहीं बुलाया, और पंडितों की फौज जो है उन्होंने जाके उसका उद्घाटन किया है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि देश का प्रियम्बल, देश की आत्मा जो संविधान की है, वो कहती है कि ये राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है। तो राजनीति में धर्म नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि एक महिला के साथ, जो कि देश के सबसे ऊंचे पद पर है, उन्हें वहां पे उनका अपमान किया गया। उसके साथ अभी जब आडवाणी जी को जब ये पुरस्कार देने गए, तब ये स्वयं जो है कुर्सी पे बैठे थे, आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे थे, लेकिन हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो है, महिला राष्ट्रपति जो है, वो जो है खड़ी थी। तो ये एक संविधान को लेकर, गरिमा को लेकर और महिलाओं के सम्मान को लेकर एक बड़ी बात थी, जो सारे देश ने देखा है। और उसके साथ जो अहम बातें, जो इनके लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, जो इनके लोकसभा के मेंबर है हेगड़े, वो भी कहते हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान को जो है बदलना है। तो ये साफ तौर से ये स्पष्ट होने लगा है कि संविधान को बदलना चाहते हैं। तो संविधान देश की आत्मा है, और जो ये संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हाँ, तो ये आत्मा को अगर आप बदलना चाहते हैं तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये आत्मा हमारे देश के महापुरुषों की आत्मा है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप देखेंगे महात्मा ज्योतिराव फूले, उसके साथ शाहू महाराज हैं, और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर है, माँ जिजाऊ है, माँ सावित्री बाई है, माँ फातिमा शेख है। इसके साथ साथ जो देश के बड़े सूफी संत हैं,
चाहे हम उनको हमारे महाराष्ट्र हम ले लें, गाड़गे महाराज हैं, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है, बाबा जुमदोजी महाराज हैं, और जो सूफी रहे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, और इसके साथ अगर हम भारत के और भी बड़े बड़े संतों को देखें तो उनकी प्रेम, भाईचारा और यूनिटी, अनेकता में एकता का जो एक माहौल है इस देश का, वो पिछले 10 सालों में नफरत में बदलता गया। तो पहली गारंटी, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति चल रही है, शायद इसीलिए माहौल जो है वो बदल रहा है। तो संविधान को लेकर दूसरी चीज, ये चुनाव होते हैं आपके पिछले 5 सालों में आपने जिन चीज के वादे किए थे, क्या आपने उनको पूरा किया? एग्जैक्टली। ये बहुत अहम बात होती है। तो सबसे पहले वादा जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का था, इस पार्टी का था, कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये अहम सबसे पहला मुद्दा था उनका। तो आपने देखा, और काला धन लाऊंगा, ये तो हम बहुत 5-10 सालों से सुन रहे हैं कि काला धन लाऊंगा मैं, और जो है भारत के हर नागरिक के अकाउंट में जो है 15 लाख रुपए जाएंगे। ये तो जुमलेबाजी उनकी हम सुनते आ रहे हैं। तो काला धन तो इनके 10 साल के पीरियड में स्विस बैंक में काले धन का जो अमाउंट है, उसकी जो रकम का जो अमाउंट है, वो कई गुना बढ़ चुका है। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो भ्रष्टाचार की बात थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपने देखा कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी विपक्ष में नेता रहा होगा, वो आज जो है किसी भी पार्टी से, आज वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है। तो ये बहुत पोल उनकी खुल जाती है भ्रष्टाचार को लेकर। दूसरी जो अहम जो इन्होंने वादा किया था, वो था महिला सुरक्षा का। बिल्कुल। महिला सुरक्षा को लेकर आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले आदर और सम्मान की बात की, महामहिम राष्ट्रपति की, उसके बाद हमने देखा कि देश की जो गौरव मानी जाती थी महिलाएं, पहलवान महिलाएं, जिनके ऊपर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, धरने पे बैठी रही, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाके उसकी गिरफ्तारी हुई। तो जो देश का गौरव सम्मान जिन महिलाओं ने बढ़ाया, उनका ये हाल है। महिला सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं उसमें लेकर, फिर हमने मणिपुर को देखा कि किस तरह से मणिपुर जलता रहा, और महिलाओं को जो है नग्न परेड करवाई गई वहां पर, वो भी एक भूतपूर्व सैनिक की वाइफ थी वो। तो ये हम देख रहे हैं। उसके अलावा उन्नाव है, और देश में बहुत जगह ऐसे महिलाओं को लेकर जो है बड़े अपराध हुए, लेकिन ये सरकार जो है उन्हें सुरक्षा देने में जो है कामयाब नहीं हो सकी। और सुरक्षा के साथ साथ जो महिला आरक्षण की बात करते थे, वो महिला आरक्षण भी इन्होंने नहीं दे पाया। तो महिलाओं को लेकर एक बड़ा इशू जिसमें ये सरकार फेल हुई। एक और बड़ा इशू जो महंगाई का था, महंगाई को लेकर ये बात करते थे कि हम जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, 50 दिन में पेट्रोल के दाम जो है जो 70 रुपए 71 रुपए मनमोहन सिंह के सरकार में थे जब, तो हम उसको 50-60 रुपए कर देंगे, 40 रुपए कर देंगे। इनके बहुत से जो आबा बाबा भी प्रचार कर रहे थे, वो कहते थे कि 50 दिन में जो है 40 रुपए का आपको मिलेगा पेट्रोल। लेकिन आप देखेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का भाव 113 रुपए पर बैरल डॉलर था, तो उस वक्त यानी 113 पर डॉलर जो है 113 वो था, तो तब उस वक्त जो है भारतीय मनमोहन सिंह की सरकार ने 71 रुपए लीटर पेट्रोल दिया। और आज जब उस क्रूड ऑयल का जो रेट है वो 84 रुपए है, तो हम 105 रुपए 106 रुपए पेट्रोल ले रहे हैं। यही हालत एलपीजी गैस सिलेंडर की थी। जब सरकार थी कांग्रेस की, तो 450 रुपए में मिलता था, अब आप देखेंगे कि वो 1100 रुपए पार हो चुका है। तो और तमाम खाने पीने की चीजों के, दालों के रेट, तेल के रेट, ये तमाम चीजें देख लिए, स्कूल की फीस देख लीजिए आप। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला मुद्दा एक जो है संविधान चेंजेस का, दूसरा महिला सुरक्षा, तीसरा जैसे महंगाई जो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है, कि बहुत सारे वादे थे जो थे वो कहीं ना कहीं खोखले। बेरोजगारी का एक मुद्दा, इन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन अब इनके पास जो है कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने ये गारंटी दी है कि 30 लाख जो नौकरियां सरकारी वो खाली पड़े पद, जैसी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो 30 लाख पदों को भरा जाएगा। सर, देश का इस साल का 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, तो उसमें सबसे गंभीर मुद्दे की अगर हम बात करें, तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर अब तक कोई सटीक हल नहीं निकल पाया है? जी, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो कि इन्होंने बात की थी किसानों को लेकर, खासतौर से किसानों के आंदोलन हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपने देखा है पिछले सालों में। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसको लागू करेंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे।
लेकिन आप देखिए पिछले दिनों में जिस तरह से विकास का जो मॉडल है इनका, विकास का मॉडल ऐसा है कि देश में 22 लोगों के पास इतना पैसा है जो हमारे देश की 70 करोड़ जनता के पास जितना पैसा है। तो इम्बैलेंस देखिए आप कितना है कि विकास कुछ चंद लोगों का हुआ, चंद लोगों का विकास इसलिए हुआ कि इन्होंने उन लोगों को जो है काम दिया है, उन लोगों के साथ इन्होंने बड़े हिस्सेदारी की है, और जो भारत सरकार है उसका बड़ा नुकसान हुआ जिस पे हम और चर्चा करेंगे। तो किसानों का जो मुद्दा था, किसानों के मुद्दों पे इन्होंने आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन जिस तरह से किसानों ने अपनी मांग रखी सामने, जब अपनी MSP को पूरा मतलब लागू करने की बात की, तो सरकार ने उनकी मांगों को 2 ऐसे बिल ले आए जो कि उद्योगपतियों को बड़े बड़े जो है वो समर्थन करते थे और किसानों की मांगों को नहीं मानते थे। किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने, आप देखेंगे कि दिल्ली में जब किसान अपने आंदोलन की बात रख रहे थे तो उनके साथ ऐसा रवैया किया जा रहा था जैसे कोई वो इस देश के आतंकवादी हैं। उन्हें ऐसा कहा भी जा रहा था कि वो आतंकवादी है, हाँ वो क्या कहते हैं, और भी जो जितने ऐसे शब्द हो सकते हैं जो उन्हें टॉर्चर करने के लिए मानसिक तौर पे वो कह रहे थे उन्हें। तो और उनके रास्तों पे खीले बिछा दिए गए। अभी तो आपने देखा कि उनके ऊपर फायरिंग भी की गई, आंसू गैस भी छोड़े गए, और 700 किसान जो है अपने इस मांग को लेकर शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री के कानों पे जू तक नहीं रेंगी, और जो है उन्होंने आखिर में उस बिल को वापस लिया, और ये कहते वापस लिया कि अगले साल हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये साल भी, उस वक्त भी वापस लिया था उन्होंने, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव थे उसको देखते हुए उन्होंने वापस लिया था, और आज भी जो है लोकसभा इलेक्शन है, लेकिन मांगों को अभी भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। सर ये बताइए कि अगर हम नागपुर की बात करें तो गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे, और खास तौर पर अगर मैं मुसलमानों के मुद्दे की बात करूं तो देखा जा रहा है कि भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को बहुत तेज बढ़ाने के लिए ताजबाग के ट्रस्टी प्यारे खान को मैदान पर उतारा है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर, समाज सेवक और एक जमीन से जुड़े व्यक्ति जिनके अपनी ही पहचान है, जो हर धर्म को मानने वाले व्यक्तिमत्व है, ऐसे हैं डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर, जिन्हें खास तौर पर मैंने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो क्या ये लड़ाई इस टाइप से चल रही है? देखिए लड़ाई कि 2 आपस में दिग्गज लोग हैं, अपने अपने जानकार लोग। जी देखिए लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है ना, नितिन गडकरी जी से माननीय उनसे ये व्यक्तिगत लड़ाई है, ना ठाकरे जी की व्यक्तिगत लड़ाई है। ये लड़ाई तो 2 बड़े अलायंस के बीच में लड़ाई है। तो जब लड़ाई 2 अलायंस के बीच में है तो व्यक्ति इसमें हट जाता है, और जो गारंटी मोदी लेते हैं, सवाल मुद्दे वही आएंगे कि वही मुद्दों पे बातचीत होगी, लोग उसी मुद्दों पे बात करेंगे कि आपने जो वादा किया था रोजगार देने का उसका क्या हुआ, किसानों के लिए जो वादा किया था क्या हुआ, आपने महंगाई को लेकर जो वादा किया था आपने उसका क्या हुआ। अगर आप बात करेंगे सिर्फ विकास को लेकर, विकास बोले तो वो भी कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, उसको विकास सिर्फ विकास नहीं कहते कि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वो भी 3 लाख लगभग 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में NHAI जो है वो डूबा हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी सिर्फ 24,000 करोड़ का कर्ज था। लेकिन अभी जो है वो 3 लाख 3.5 लाख के आसपास जो है NHAI पे सिर्फ कर्ज है ये। तो इतना बड़ा कर्ज को लेकर एक ऐसा विकास किया जाता है, और आप देखेंगे कि विकास का मॉडल भी कैसा है। विकास का मॉडल एक्चुअली जो होना चाहिए, विकास का मॉडल, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे चीजें डेवलप की जाती है, लेकिन अचानक तमाम देश में और हमारे शहर में भी देखिए जिस तरह से रास्ते बने हैं, वेल प्लान जैसे होता है उस तरह से नहीं किया गया है। और जिस तरह से बरसात में उसकी जो आपने खुद देखा होगा, आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि बरसात में क्या हालत हुई उस विकास का। तो जो विकास होता है, एक्चुअली विकास का जो मॉडल होता है, जिसको अगर चेक करना आपको किसी राज्य में या किसी देश में, तो सबसे पहले शिक्षा को देखा जाता है जी। तो शिक्षा को अगर आप देखते हैं कि शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, कांग्रेस के दौर में आपने भी शिक्षा हासिल की है, हमने भी हासिल की है, कितने कम पैसों में, कितनी कम फीस में हम शिक्षा हासिल कर लेते थे। आज मेडिकल को ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ले लीजिए, इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है कि आम आदमी जो है वो जो है शिक्षा हासिल नहीं कर सकता। और उसके साथ आप अगर नागपुर की बात करें तो आप देखेंगे कि जो गरीब बच्चे, आम आदमी के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे, महानगर पालिका की जो स्कूल है, नागपुर महानगर पालिका की लगभग 100 स्कूलें बंद हो चुकी है, और उनकी जो हालत है, जो बच्चे जो है परेशान है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, बड़ी महंगी शिक्षा नहीं ले सकते। उसके साथ आप अगर हेल्थ की पोजीशन देखेंगे, स्वास्थ्य को जो दूसरे नंबर पे आता है,
तो स्वास्थ्य के आप देखेंगे कि जो दवाखाने, सरकारी दवाखानों में आप चली जाइए, लोग कोविड के पीरियड में आपने देखा कि डरते थे, सरकारी दवाखानों में जाने डरते थे कि हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो सरकारी दवाखानों को लेकर ये खौफ क्यों? इसलिए खौफ कि वहां पर सरकारों ने इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया, इन्होंने शिक्षा पे बजट घटा दिया, इन्होंने हेल्थ पे बजट घटा दिया। तो सरकारी दवाखानों के हालात बहुत बुरे, वहां आपको दवाइयां नहीं मिलेगी, आपको बाहर से दवाइयां देनी पड़ती है। तो हेल्थ का भी जो इनका स्तर है बहुत नीचे आ गया है। फिर रोजगार की बात तो मैं कर चुका कि रोजगार में इन्होंने जो है पूरा देश को पीछे धकेल दिया। 30 लाख का जो सरकारी नौकरियां, उसका बैकलॉग नहीं है। ये नौकरियां देना चाहते हैं, सिर्फ आप छोटी मोटी नौकरियां कर लीजिए, आर्थिक आप इनके गुलाम बन के रहिए, उद्योगपतियों के गुलाम बन के रहिए। ये हालत जो है यहाँ पे बनी हुई है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो प्यारे खान जी जो बात कहते हैं कि मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं प्रचार को, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, नितिन गडकरी जी के लिए, और वही कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, मुसलमानों के विकास की गारंटी मैं लेता हूँ। और ये भी कहते हैं, अगर आप देखेंगे कि गडकरी जी ने जो है ऑटो रिक्शा की जगह ई रिक्शा मुसलमानों को दिया, क्योंकि मुसलमान कहाँ तक, गडकरी जी कहते हैं कि मुसलमान कब तक चाय की टपरी, पान का ठेला, ऑटो रिक्शा, या फिर जो चीजें कहते हैं वो कि कब तक ऐसा करेगा, क्या पढ़ेगा लिखेगा नहीं क्या। तो गडकरी जी की तरफ से जो ये गारंटी ले रहे हैं, तो इनसे हम सवाल करना चाहेंगे, और मुसलमान भी खासतौर से इस बात का सवाल करेंगे कि एक सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट को लेकर जो संशोधन, जो नया कानून सरकार ने लाई थी, तो उसमें मुसलमानों को जिस तरह से इनजस्टिस मुसलमानों के साथ किया गया, उसमें मुसलमानों को छोड़कर देश के तमाम नागरिकों को शामिल किया गया उस एक्ट के अंदर। तो मुसलमानों का नहीं, बल्कि देश के तमाम वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उन्होंने वो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो उस आंदोलन में जब शाहीन बाग दिल्ली में बना था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उसमें से कोई नेता कहता था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कोई नेता ये कहते थे कार्यकर्ता इनके कि इनकी जो शाहीन बाग में जो बूढ़ी माँ बहनें जो बैठी है आंदोलन में, धरने पे जो बैठी है, वो 500 रुपये में बिकती है। तो पहला सवाल प्यारे खान जी से कि ये गारंटी अगर लेते हैं, तो ये गारंटी उनकी उस वक्त कहाँ थे? ये जी, एक बात मेरी ये हुई, उस वक्त ये कहाँ थे? दूसरी बात, जो ये बात करते हैं शिक्षा देने की, या बात करते हैं कि गडकरी जी ने जो है अंजुमन इस्लाम जो है को एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, तो ये तो उनका दायित्व है, उनका फर्ज है कि हजारों कॉलेजेस दूसरे मतलब देश में रहने वाले दूसरे कम्युनिटी को, माइनॉरिटी के जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स आप देखेंगे अगर 27-28 के, तो उसमें अधिकार है कि आप जो नुमाइंदे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, किसी धर्म जात पात के नहीं होते, वो हर किसी के लिए काम करते हैं। और ये फख्र की बात है अगर वो उन्होंने दिया तो इंजीनियर बने। लेकिन वो पुरानी बात थी। आज के दौर में अगर आप देखेंगे कि इनकी सरकार ने जो फैसले लिए, उस फैसलों में यह है कि जो स्कॉलरशिप मिल रही थी, जो मौलाना आजाद बोर्ड बना हुआ था, उस स्कॉलरशिप को इन्होंने खत्म कर दिया। कितने बच्चे यही साल जो है स्कॉलरशिप जब उनकी खत्म हो गई तो वो एग्जाम्स नहीं दे पाए, मुश्किल में फंस गए। तो ऐसे वक्त में आपको ये बात बहुत साफ तौर से कहनी रहती कि आप एक बात कहते हैं कि शिक्षा हासिल करो, हाँ आप ई रिक्शा नहीं, हम बात ये कहते हैं कि आप शिक्षा की गारंटी लो। तो शिक्षा की गारंटी मैंने कहा कि आपने स्कॉलरशिप खत्म कर दी, तो तब प्यारे खान कहाँ थे? उसके अलावा जो विकास की बात करते हैं, ये ट्रस्ट की, ये तमाम चीजों की, इतना 100 करोड़, कभी 500 करोड़ बोलते, कभी 200 करोड़ बोलते, कभी खेल के मैदान के लिए इतना करोड़ रुपया दिया गया। तो साफ तौर से अगर आरटीआई के माध्यम से चीजें सामने आएगी तो बहुत सी बातें खुल जाएगी कि कितना आया और कितना गया। ये सब हवाई बातें रहती है। और विकास की जो बात है, तो और एक और बात आपको कहूं कि इनकी सरकार में अभी मध्य प्रदेश में लगभग 13 फैमिली के लोग मुस्लिम जो है वो जेल में बंद थे। सिर्फ उनके ऊपर आरोप यह था कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीता तो पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। ये आरोप में उन्हें जो है जेल में बंद किया गया था। मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी। वो बच्चे, वो फैमिलीज 13 कितने यानी 6 से 7 साल तक जो है वो जेलों में पड़े रहे। हाईकोर्ट ने उन्हें भी बाइज्जत बरी किया।
उनके ऊपर जो आरोप लगा गए थे वो झूठे थे। अब उनकी जीवन के इतने साल जो जेलों में काटे, उसमें एक शख्स की मौत हो गई जेल में, एक के फादर ने जो है आत्महत्या कर ली शर्म के मारे कि उसके खिलाफ में देशद्रोह की बात, उनके बच्चों के ऊपर आरोप, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आप ये मुझे बताइए कि उनके जीवन का ये हिस्सा कीमती चला गया जेलों के अंदर, तो क्या ये गारंटी लेंगे प्यारे खान इसके साथ कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी? इसके साथ जब कॉमन सिविल कोड की बात आ रही, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या प्यारे खान का स्पष्ट रवैया होगा, गारंटी देंगे वो कि वो इसका विरोध करेंगे, गडकरी जी से कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें? तो सवाल ये उठता है कि गारंटी तो मोदी जी की है, गडकरी जी जो बात मोदी जी कहेंगे वो वहां पर गडकरी जी को सहमति अपनी दिखानी पड़ेगी, वो पार्टी विरोधी फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो फिर प्यारे खान गडकरी जी की गारंटी कैसे ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, ये मुद्दों पर तो चर्चा चलती रहेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ट्विंकल महिला अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नागपुर लेकर आए हैं केवल महिलाओं के लिए 20,000 से 3 लाख तक पर्सनल लोन, वो भी 12% के ब्याज दर पर। साथ ही पाए फिक्स डिपॉजिट पर सर्वाधिक इंटरेस्ट रेट, एफडी पर 10%, आरडी पर 11% और भी बहुत से सुनहरे ऑफर। आज ही पहुँचे ट्विंकल महिला अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, गणेश नगर, सक्करधरा, नागपुर, या फिर संपर्क करें 9370601342 पर और 8275617469। अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। PNC अप्लाई। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित हुए हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के खास तौर पर शिक्षा विभाग के महासचिव, सेवा फाउंडेशन एवं वरिष्ठ समाज सेवक, साथ ही कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर सर। सर, अभी तक हमने बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान मुद्दे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे पे बात की है जो सही में जो है वो गंभीर विषय है, लेकिन इस पर कोई खुलकर आना नहीं चाहता, मतलब इन विषयों को है सामने परोसना नहीं चाहता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें धर्म की राजनीति जो चल रही है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्या है, जिस पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सरकार बीजेपी को घेर सकती है? जी, ये बहुत अहम मुद्दा है देश के सामने कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए आपने देखा है कि धर्म की राजनीति करती है हमेशा, जो है धर्म पाकिस्तान, कभी धर्म, तो इस तरह की राजनीति से अहम मुद्दे हमेशा छुप जाते हैं और इस पे वो बात नहीं कर पाते और मतदाता जो है वो जान नहीं पाते। तो ये बात करते थे 2014 में, सपने दिखाते थे 2019 के बाद 24 के सपने दिखाए, लेकिन जब इन्हें तमाम अपने कामों की जो इन्होंने काम किए हैं 10 सालों में उसका ब्यौरा रखना चाहिए जनता के सामने, तो ये फिर अब 2047 के सपने इन्होंने दिखाना शुरू कर दीजिए। तो बस यही कहा कि जनता को जो है आप सपने देखते रहिए, ये इनके पास लिखित में कोई ऐसी गारंटी नहीं दे पाते जिसको ये पूरा कर सके। बात आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वो बहुत अहम मुद्दा है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो बहुत खास मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर ही वो जो है सत्ता में आए थे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या ये बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है
जो लोग होते हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनका अधिकार है जो पार्टी उसको पसंद होती है उस पार्टी को वो है डोनेशन देते हैं। तो ये डोनेशन सीक्रेट होता है, लेकिन असल में पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। क्यों कि इस डोनेशन के माध्यम से, ये डोनेशन को सीक्रेट रखने का एक कानून बनाया गया, और फिर उसको ये हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि उन डोनेशन के जरिए से जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने देश की जो है उन्हें चंदा दिया, डोनेशन दिया, और फिर उसके बदले में इस सरकार ने उन्हें बड़ा कारोबार दिया है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट यानी 7% ग्रॉस प्रॉफिट से जो है उन्हें उतना चंदा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश को बताया जो प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के मुकाबले में कई गुना ज्यादा जो है उन्हें चंदा दिया गया। तो इस चंदे में सबसे अहम जो चंदों की मैं बात करूंगा कि अगर आप जुआ, सट्टा, जो ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाते हैं, उनसे भी तुमने सबसे ज्यादा चंदा, जो 1300 करोड़ का जो चंदा है लगभग, उनसे आपने लिया। फिर जो शराब के व्यापारी है, जो रेड्डी जो शराब के व्यापारी है और जेल में बंद था, उस शख्स ने जो है इन्हें 55 करोड़ का चंदा दिया है। तो आप अंदाज लगाइए, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट की सभा में बाबा जमदेव जी महाराज का नाम लेते हैं। संत बाबा जमदेव जी महाराज को हम जानते हैं कि उन्होंने समाज सेवक है, उन्होंने व्यसन मुक्ति का आंदोलन चलाया। बिल्कुल, परमात्मा एक से जुड़े हैं। तो उन्होंने जो है व्यसन मुक्ति का आंदोलन चलाया और लाखों लोगों को शराब से जो है दूर किया, नशा से दूर किया। और प्रधानमंत्री यहाँ आके उनका नाम लेते, आखिर उनको अभी तक उनकी याद नहीं आई। याद इसीलिए आई असल में कि एक बाबा हमारे घूम रहे हैं बागेश्वर, उन्होंने उनका जो है संत का जो है जमदेव जी महाराज का जो है अपमान किया। तो वो अपमान से उनके अनुयायी भड़के हुए थे, तो अब आकर यहाँ नाम लेना जरूरी था, इससे पहले कभी याद नहीं आई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाबा जमदेव जी महाराज तो व्यसन मुक्ति का आंदोलन चला के लोगों को इन्होंने शराब छुड़ाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की पार्टी ने एक शराब के कारोबारी से 55 करोड़ का चंदा लिया, तो उनका नाम इनके जुबान से मुझे लगता है शोभा नहीं देता। उसके अलावा तो जिन लोगों ने, यानी यहाँ तक के जो बीफ का, जो गौ माता का जो ये बात करते हैं पूरे देश में, और उनके जो कारोबारी हैं बड़े, इस देश में जो बड़े कारोबारी है, वो कारोबारियों से तक इन्होंने जो है चंदा लिया है। तो इनका सो कॉल्ड हिंदुत्व भी ये साफ तौर से दिखाई देता है। यानी आपने शराब वालों से चंदा ले लिया, आपने जुआ सट्टा खेलने वालों से चंदा ले लिया, आपने गौ माता के जो कारोबार करते हैं उनसे चंदा ले लिया। फिर उसके अलावा जो हमारे खुद शहर के जो मिनिस्टर हैं माननीय नितिन गडकरी जी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक कंपनी जो है उसकी तारीफ की। इन्होंने बहुत ही हैदराबाद की कंपनी है जिसका इन्होंने तारीफ किया, और उस कंपनी को फिर मेगा इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और 4 बड़ी कंपनियों के मुकाबले में इसे हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हो गई, और वो भी एल&टी के मुकाबले में। एल&टी ग्रुप दुनिया का बेहतरीन कंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। और फिर पता चला बाद में कि उस कंपनी ने जो है उसे इसलिए कारोबार दिया गया क्योंकि उसने जो है चंदा दिया था। तो 900 करोड़ का लगभग चंदा उन्होंने दिया। तो आप ये देखिए कि जिन लोगों ने चंदा दिया है बड़ा, उन लोगों को इन्होंने कारोबार दिया है। तो ये एक बड़ी रिश्वत है, और ये सिर्फ यानी प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा इनको दिया गया। और ये जो ईडी सीबीआई का जो सरकारी संस्थानों का जो इस्तेमाल करके जिस तरह से जो पैसा करप्शन का बोल लीजिए आप, या ब्लैक मनी जिनके पास था उनका पैसा निकाल रहे थे, और फिर उनको जो है चंदे के माध्यम से, जैसे शराब के व्यापारी है, इन्होंने चंदा दे दिया तो फिर इनके ऊपर जो है कार्रवाइयां रोक दी गई। तो ऐसे कितने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, जो इनकम टैक्स का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया गया कि वो किसी न किसी तरह से, आज आपके यहाँ छापा पड़ा, फिर पता चला कि उस शख्स ने जो है कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, तो फिर उसके ऊपर जो है कार्रवाई खत्म हो गई, तो ढीली पड़ गई। तो ये लोग ऐसे हैं जो किसानों का, आम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो बैंकों के कर्ज है उसको माफ कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी फीस, जो महंगी फीस है उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो यहाँ से पैसा लेके विदेशों में चले जा रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इनका भ्रष्टाचार, इनके काले धन का प्रचार सब
सब बेनकाब हुआ। इसमें बहुत अहम जो एक नाम है, वो अभी प्रधानमंत्री अपने जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें हब का जिक्र किया कि हम ये फलाना हब बनाएंगे, ये हब बनाएंगे, वो हब बनाएंगे। तो शायद ये हब का जो शब्द है उनके जबान पे पाकिस्तान की कंपनी हब को उससे भी इन्होंने अपने पार्टी के लिए चंदा लिया है। तो ये अब पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, इनके जबान पे नहीं आ सकता प्रचार में, पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हबको का नाम आ जाएगा अगर पाकिस्तान का नाम लेंगे। तो ये सरकार पूरे के पूरे मुद्दों पे फेल है। और कांग्रेस ने जिन चीज़ों को कहा है कि सबसे पहले बेरोजगारी दूर करेंगी, महंगाई को कम करेंगे, महिला जो गरीब महिला है उसके खाते में जो है हर साल 1 लाख रुपया जाएगा उस फैमिली की, किसी गरीब महिला के। तो ऐसे जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं या जो काम करती हैं हमारे यहाँ जो महिलाएं उस योजनाओं के तहत, तो उनको भी जो है उनकी जो है तनख्वाह है उसको दुगनी करेंगे। जो नौकरियां करती महिलाएं उनके लिए हॉस्टल के दुगने हॉस्टल्स के उनके रिहाइश के इंतजाम करेंगे। उसके साथ युवाओं को रोजगार की बात की गई है, हमारे यहाँ गारंटी के साथ की गई। सबसे जो अहम है 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उसको सबसे पहले फिल करेंगे, जो कि सरकार ने रोक के रखी हुई, इनकी सरकार ने जो है उसको पूरा नहीं किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का कार्यकाल में जितने भी विकास के कामों का ढिंढोरा पीटा गया, आप कहना चाहते हैं चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे गंभीर विषय जिन्हें दबाने की कोशिश की गई है, तो उन सारे मुद्दों से परे कांग्रेस सरकार जो है वो जमीन से जुड़ी जो चीजें हैं, लोगों के मूलभूत जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने को प्रथम प्राथमिकता देगी। जी, तो कांग्रेस मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि देश में जो इंडिया अलायंस है उसको, और नागपुर में जो विकास ठाकरे जी हैं माननीय हमारे कांग्रेस के, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट दीजिए और एक बार जो है फिर कांग्रेस की सरकार इस देश में लेकर आइए, जो कि आप देखेंगे कि खुली हवा में फिर परिंदे भी मुस्कुराएंगे। और इसके साथ साथ एक ऐसी सरकार जिसने देश को सिर्फ जुमलाबाजी दिया है, सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ जो है भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है, काले धन के झूठे वादे किए, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया इन्होंने, बेरोजगारों से खिलवाड़ किया है, पेपर लीक आपने देखा कितने हुए, उससे भविष्य से युवाओं के खिलवाड़ किया है। तो एक ऐसी सरकार जो देश की सुरक्षा से भी जिसने खिलवाड़ किया है, तो ऐसी सरकार को जो है आप जितनी जल्दी रफू चक्कर करेंगे उतना आपके हमारे देश के लिए, और ये देश जिस तरह से संविधान को खत्म करने की साजिश और एक तानाशाही की तरफ जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे तो आप जो है इंडिया अलायंस को वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व में हिस्सा लीजिए, घरों से निकल के जो है मतदान कीजिए और कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार को जो है विजय बनाइए। फिर आप देखेंगे कि इस देश में खुशहाली होगी, इस देश में परिंदे भी जो है मुस्कुराएंगे। क्या बात है। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार सर, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कारा न्यूज़ ने जो है मुझे मौका दिया कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ।